व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, राइट। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको उसके बारे में बताई भी थी। आज हम चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और अगली क्लास में जब भी इसकी नेक्स्ट क्लास होगी तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में बना के चल रहा हूँ, बहुत शानदार लाइव एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। अगले वाले 15 से 20 मिनट आपको मेरी बात सुननी है, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है और चैप्टर को याद करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो आओ यार, देखो क्या क्या आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वाइटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है ये पढ़ा, स्कैरसिटी पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा। आज जो मुझे शुरू करना है वो इकोनॉमिक्स के टाइप्स और इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस से शुरू करना है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं बेटा जी हम लोग इकोनॉमिक्स के टाइप्स के साथ। तो देखो हमारे पास इकोनॉमिक्स दो तरीके की हो सकती है। पहली को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरी को नेगेटिव नहीं, दूसरी को बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स दो तरीके की है, एक पॉजिटिव होती है, एक नॉर्मेटिव होती है। सर ये क्या है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि एक्चुअल में लाइफ में चल क्या रहा है, एक्चुअल में इकोनॉमी में चल क्या रहा है। जैसे मैं बोलूं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग ऑन अराउंड। चल रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। हमारी इतना प्रोडक्शन चल रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। हमारे देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हमारे देश में इतनी जॉब्स होनी चाहिए, हमारे देश में इतने लोगों के पास काम होना चाहिए, हमारे देश में इतने लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई है, एक्चुअल में लग गई है। हमारे देश में इतने लोगों को कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए। देखो बहुत सारी स्टेटमेंट्स में दो चीजें समझाई मैंने आपको, एक क्या हो रहा है, एक क्या होना चाहिए। जो हो रहा है वो पॉजिटिव है, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव है, बस इतनी सी बात है। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। फैक्ट है यार, हो रहा है तो हो रहा है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसे हैं वैसे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। हो रहा है, राइट, ये पॉजिटिव है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल न्यूट्रल रहता है विद रिस्पेक्ट टू द एंड्स। विद रिस्पेक्ट टू द एंड्स का मतलब जो एक्चुअली है वो है। इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता, जो है एक्चुअल है, ठीक है। For example, a positive economic theory might describe that manufacturing and sale of cigarettes is injurious to health, but it doesn't provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed. देखो ऐसा लिखा जा सकता है कि smoking is injurious to health, वो है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे इसको दूर किया जाए, क्या होना चाहिए कि भैया छोड़ दो, स्टॉप स्मोकिंग, ऐसा नहीं कहेगा ये। वो नॉर्मेटिव कहेगा, क्या होना चाहिए वो नॉर्मेटिव बोलेगा, ठीक है। तो नॉर्मेटिव क्या है, इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, समझ गए ना। नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस शुड नॉट राइज, सही है। इट डिस्कसेस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग्स एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। परफेक्ट है। अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिख दोगे। तीन तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, बड़े आराम से बन जाएंगे। पहला हमारे पास हो गया मीनिंग, दूसरा हो गया कि भैया ये न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू एंड्स होता है, ये आपको हेल्प करता है, ये सजेस्टिव होता है, सजेशंस देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट एग्जांपल्स का लिख सकते हो, बहुत आसानी से चीजें कर लोगे, ठीक है। अब आ रहा है बच्चों कितनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा माइक्रो मैक्रो के बारे में बताया था। माइक्रो जो छोटे लेवल पे हुआ, मैक्रो जो बड़े लेवल पे हुआ, वही चीज यहाँ पे है। देखो माइक्रो क्या है, it is that part of economic theory which studies the behavior of individual units. अगर मैं अकेला पढ़ा रहा हूं
दिस इज अ स्टडी ऑफ मी ओनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये। हम देश के सारे कॉमर्स टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देश के सारे इकोनॉमिक्स टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो अगर इंडिविजुअल की स्टडी होती है तो माइक्रो है। अगर सेम डेफिनेशन लिख दूं, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, बस इंडिविजुअल की जगह एग्रीगेट कर दूं, इंडिविजुअल यानी एक अकेला, एग्रीगेट मतलब कि सम। तो जब भी आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप। जब भी आप बहुत सारी चीजों की एक साथ स्टडी करोगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, एक कॉमोडिटी का प्राइस है ना, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स है ना बच्चों, वो डिमांड और सप्लाई होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास मैक्रो में क्या होगा, जैसे नेशन की इनकम, वहां इंडिविजुअल इनकम आया था, पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन का आउटपुट, पूरे नेशन का कंजम्पशन, ओवरऑल चेक करना है। इसके मेन टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक बात और बताता हूं, माइक्रो जो है ना वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS। माइक्रो कहां से आया है, द ग्रीक, आजा यार, ग्रीक वर्ड माइक्रोस जिसका मतलब स्मॉल होता है, और मैक्रो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस जिसका मतलब लार्ज होता है। तो अगर आपको डिफरेंस आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहला डिफरेंस आप नेम लिख सकते हो या ओरिजिन लिख सकते हो कि नाम कहां से आया। तो माइक्रो माइक्रो से आया विच मीन्स स्मॉल, मैक्रो मैक्रो से आया विच मीन्स लार्ज। ठीक है, दूसरा हम मीनिंग लिखेंगे, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। मीनिंग आ गया। तीसरी चीज क्या लिखोगे, टूल्स, एक के टूल्स डिमांड सप्लाई है, एक के टूल्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है। चौथा क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। ठीक है, पांचवा क्या लिख सकते हो, अदर नेम। सर अदर नेम क्या है, एक को बेटा प्राइस थ्योरी बोलते हैं, एक को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, 5 बता दिए मैंने, 5 नंबर में डिफरेंस नहीं आता, 3 नंबर का आता है, 3 पॉइंट्स बहुत है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 5 बता दिए, सही है। नाम बता दोगे, मीनिंग बता दोगे, टूल्स बता दोगे, एग्जाम्पल्स बता दोगे, अदर नेम। अदर नेम के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, एक को बोलते हैं प्राइस थियरी, एक को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ठीक है बेटा, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आ गया। लो पूरे डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, मीनिंग हो गया, टूल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। माइक्रो में हम प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं मेनली, मैक्रो में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। सर ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा कंबाइन करना। तो माइक्रो में हम किसी चीज को कंबाइन करके नहीं पढ़ते हैं, ना के बराबर पढ़ते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स वेरी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नॉर्मली हम इंडिविजुअल्स को ही पढ़ रहे होते हैं, इसमें एग्रीगेशन होता है। एजम्पशंस क्या होते हैं, देखो जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो को कांस्टेंट मानना है, जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि दो अलग अलग थियरीज है, अगर दोनों को मिक्स करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो कांस्टेंट। अदर नेम आ गया, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्जांपल्स आ गए। हो गया सर। आइए जी, अब आया बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पीछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली थी बेटा, वो एक जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब आती हैं सबसे मेन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है बच्चों जिस वजह से आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। फर्स्ट वन इज, इकोनॉमी में देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, कैमराज, माइक्स, मैं सब लिमिटेड चीज़ों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। अब मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर CA भी पढ़ाओ, सर CUET भी पढ़ाओ, सर ग्रेजुएशन लेवल के भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दो। अब मैं क्या क्या करूँ, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, डिमांड तो अनलिमिटेड है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहली प्रॉब्लम किसी भी बिजनेसमैन के लिए भी यही होती है कि मैं क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। दूसरा होता है बेटा जी हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करूं, कैसे बनाऊं, क्या मैं लेबर ज्यादा लगाऊं, उसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, क्या मैं मशीनें ज्यादा लगाऊं,
उसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। तो जब भी लेबर ज्यादा लगती है वो LIT, याद कर लो, L से लेबर, L से LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब मशीन लगती है तो CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दूसरी प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा यूज करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं प्रोडक्शन किसके लिए करूं, रिच के लिए करूं, पुअर के लिए करूं, मिडिल क्लास के लिए करूं, या बच्चों के लिए करूं, या स्कूल यूनिफॉर्म बनाऊं, वो तो चलो बच्चों के लिए हो गया, या एजेड लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक्स बनाऊं। तो देखो कितनी समस्या है, मार्केट इतनी बड़ी है, कैसे डिसाइड करूं। तो तीसरी प्रॉब्लम ये है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एग्जाम में लिख के आना अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले आ रही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मुझे असाइन करने हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज इस तरीके से कि मैक्सिमम वांट्स पूरी हो जाए सोसाइटी की। तो इसको करते हुए तीन प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आप ये जो तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस वजह से आई, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको कैसे एलोकेट करूं। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, किसका प्रोडक्शन, and the quantity to be produced, कितनी quantity में production. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good or service usually means less of other. Of course, अगर मैं एक good का ज़्यादा quantity बनाऊंगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा। अगर मैं account ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो business कम करना पड़ेगा या eco कम करना पड़ेगा, क्योंकि time तो limited है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ, क्या बनाऊँ, कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ कि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर पाऊँ। समझ गए, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ज़्यादा चीनी तभी बनेगी अगर कुछ और चीज़ में कम करूँगा, पैसा मेरे पास लिमिटेड ही है ना यार, है ना। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट से। चलो, हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी यूज करूं या लेबर यूज करूं। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड, कौन सी टेक्निक यूज करूं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ये लिख के आना है आपको एज इट इज। पहला यहां तक पॉइंट बनाओगे, दूसरा बनाओगे यहां से, अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। फिर नंबर वन इज लेबर इंटेंसिव, नंबर टू इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लेबर होती है, कम पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा कैपिटल होती है, कम लेबर लगती है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपके लिए बेस्ट रहे, या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, कहीं पे लेबर इंटेंसिव कहीं पे कैपिटल इंटेंसिव, बेस्ट है। तीसरी प्रॉब्लम कौन सी है सर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods and services among individuals within the economy, that is the category for which the goods are produced, either poor or rich, मिडिल क्लास, किसके लिए बना रहा हूँ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये थी हमारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम्स, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, जिसमें तीन डिसीजंस लेने हैं, क्या बनाऊँ, कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ, दूसरा कौन सा टेक्निक यूज़ करते हुए बनाऊँ, तीसरा किस कैटेगरी के लिए बनाऊँ। समझ गए। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस यही आज लास्ट पढ़ेंगे। अभी आपको मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4 महीने में पूरा सिलेबस पूरा करा दूंगा, तुम्हारा स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो मेरे साथ साथ, ठीक है। सर व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर 4 महीने में हाफ ईयरली का होगा, आप पूरा करा दोगे, कोशिश करूंगा पूरा करा दूं फाइनल तक का, फिर रिवीजन करेंगे, खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे बच्चों, फोड़ देंगे हम अपने एग्जाम्स में। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे पास, टेंशन फ्री पढ़ाई करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सीधी डेफिनेशन होती है, भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो पिक्चर देखने चले जाओ, या क्रिकेट खेल लो, या घर में बैठ के गेम खेल लो, या बाहर फुटबॉल मैच खेल लो, या स्कूल चले जाओ, या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। एक चीज़ सेलेक्ट करोगे, दूसरी रिजेक्ट करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं इस टाइम पे बाहर इंजॉय भी कर सकता था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने कहा नहीं यार तुम जाओ, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो मेरा पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को भगा दिया गेट के पास से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं घर में आराम से सो भी सकता था, लेकिन मुझे सुबह ही उठ के स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरी वो नींद। सही है ना। तो तुम कुछ चीज एक्सेप्ट करते हो तो कुछ ना कुछ रिजेक्ट भी करते हो भाई, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगला कौन सा बेस्ट चीज थी जो मैंने छोड़ दिया। सही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000। आप बैंक में काम कर रहे हो जहां आपको सैलरी मिल रही है 40,000, उसके साथ आपको 2 ऑफर्स हो रहे थे,
30,000 पर मंथ एज एन एग्जीक्यूटिव, 35,000 पर मंथ एज अ जर्नलिस्ट। तो आपने 40 सेलेक्ट किया तो ये छोड़ा ना, ये बेस्ट छोड़ा ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। In the given case, opportunity cost is in working with the bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35,000। कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझे आज के कॉन्सेप्ट्स? क्या क्या पढ़ाया मैंने? इकोनॉमिक्स के टाइप्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ब्रांचेस, माइक्रो मैक्रो, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मात्र 4 टॉपिक तुम्हें तैयार करने हैं। अगली क्लास में हम पीपीसी पढ़ेंगे बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक ही टॉपिक बचा है, चैप्टर समाप्त। यही है सर चैप्टर में। इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें करा दूंगा, क्लैरिटी के साथ, तुम्हें दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। बढ़िया से पढ़ेंगे और फोड़ देंगे, इकोनॉमिक्स को आसान बना देंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए या नहीं हो गए? नहीं हुए तो कर लो यार, मजा आएगा, राइट? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सपोर्ट उस हर कॉमर्स के बच्चे की तरह दिखाएं जो सालों से मेरे पे भरोसा करते हैं। आप लोग भी अपना सहयोग, अपना प्यार दिखाओ, एंड लेट्स मेक दिस चैनल द बिगेस्ट एवर चैनल ऑफ कॉमर्स ऑन यूट्यूब, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय।